अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद है आप तमाम स्टूडेंट्स खैरियत से होंगे। मेरा नाम मोहम्मद उमर खान है और आप देख रहे हैं लर्नअप पाकिस्तान। वो तमाम बच्चे जो पंजाब यूनिवर्सिटी एडमिशन टेस्ट फेज़ 1 में अपेयर हुए हैं, उनके जहन में दो सवाल हैं। एक सवाल है, एक कन्फ्यूजन है। दोनों को आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स के जहन में सवाल ये है कि पंजाब यूनिवर्सिटी एडमिशन टेस्ट फेज़ 1 का रिजल्ट कब तक आएगा, और स्टूडेंट्स के जहन में कन्फ्यूजन ये है कि क्या पंजाब यूनिवर्सिटी एडमिशन टेस्ट फेज़ 1 पैटर्न से हटके था, क्या उन्होंने जो सैम्पल क्वेश्चंस प्रिपेयर किए थे पेपर उससे हटके आया है, या उसका लेवल ऑफ डिफ़िकल्टी ज़्यादा था। तो आज इन दो चीज़ों के हवाले से हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहली चीज़ तो ये कि पंजाब यूनिवर्सिटी एडमिशन टेस्ट फेज़ 1 का रिजल्ट 15 दिनों में एक्सपेक्टेड है। ये मैं आपको क्यों बता रहा हूँ कि लास्ट ईयर पंजाब यूनिवर्सिटी एडमिशन टेस्ट जो कंडक्ट हुआ साल 2024 में, वो 9 जून को कंडक्ट हुआ था और 26 जून को इसका रिजल्ट आ गया था। इसी तरीके से अगर 15 जून को टेस्ट कंडक्ट हुआ है तो जुलाई स्टार्ट होने से पहले इसका रिजल्ट आप तमाम बच्चों को इशू कर दिया जाएगा। ये पंजाब यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट पर आएगा और वो तमाम बच्चे जो फेज़ 2 के लिए अप्लाई करेंगे, डेफिनेटली उनको पहले क्लैरिटी प्रोवाइड की जाएगी कि फेज़ 1 में उनका कितना स्कोर है। फेज़ 2 में अप्लाई करने की लास्ट डेट 4 जुलाई है। वो तमाम बच्चे जो फेज़ 1 में अपेयर हुए हैं, हम उनको रिकमेंड कर रहे हैं कि फेज़ 2 में भी लाजमी अपेयर हों, ताकि दोनों में से जिस एडमिशन टेस्ट में ज़्यादा स्कोर हो वो फिर उनके एडमिशन के लिए कंसीडर हो जाए। तो अगर आप अपने रिजल्ट का इंतज़ार कर रहे हैं तो आप तमाम स्टूडेंट्स के साथ मैंने प्रेडिक्टेड डेट शेयर कर दी है। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि क्या पंजाब यूनिवर्सिटी एडमिशन टेस्ट पैटर्न से हटके था या पंजाब यूनिवर्सिटी एडमिशन टेस्ट मुश्किल था। क्योंकि साल 2023 के गालिबन सैम्पल पेपर्स या पास्ट पेपर्स मुख्तलिफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे सर्कुलेट कर रहे थे। सबसे पहली चीज़ तो आप ये जहन में रखें कि कोई भी एप्टीट्यूड टेस्ट कंडक्ट होता है, उसका जो क्वेश्चन पेपर होता है वो बाहर नहीं आता, ऑफिशियली वो स्टूडेंट्स को नहीं दिया जाता, क्योंकि वो क्लोज बुक पेपर होता है। चाहे HEC की तरफ से कंडक्ट होने वाला USAT हो, HEC की तरफ से कंडक्ट होने वाला LAT हो, GC का एडमिशन टेस्ट हो, PU का एडमिशन टेस्ट हो, या किसी भी और यूनिवर्सिटी का एडमिशन टेस्ट हो, उसका क्वेश्चन पेपर अटैम्प्ट स्टूडेंट जैसे ही करते हैं तो उनसे वो वापस ले लिया जाता है। इससे ये होता है कि जो यूनिवर्सिटी का क्वेश्चन बैंक होता है, किसी भी इदारे का क्वेश्चन बैंक होता है, वो जो है ना स्टूडेंट्स को नहीं पता चलता। लेकिन बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि किसी एग्ज़ाम सेंटर से उसकी तस्वीरें आ जाती हैं, या बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि पेपर देने के बाद स्टूडेंट्स क्वेश्चंस आके डिस्कस करते हैं जो हम भी स्टूडेंट्स के साथ शेयर कर रहे होते हैं। अच्छा, उन सवालों को आप तमाम बच्चों के साथ शेयर करने का पर्पज़ सिर्फ एक होता है कि आपको नेचर ऑफ क्वेश्चन और लेवल ऑफ डिफ़िकल्टी पता चल जाए कि उस साल क्या थी। इससे आप सिर्फ और सिर्फ एक अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अगले साल लेवल ऑफ डिफ़िकल्टी क्या होगी, नेचर ऑफ क्वेश्चन क्या आएंगे। सिलेबस पंजाब यूनिवर्सिटी की तरफ से डिफाइन कर दिया गया है। उस सिलेबस के एम्बिट से बाहर अगर कोई क्वेश्चन आता है, आप उस पर ऑब्जेक्ट कर सकते हैं, उस पर आप कंसर्न शो कर सकते हैं। अभी फेज़ 1 जो कंडक्ट हुआ है उसमें चंद ऐसे क्वेश्चंस थे जो आप कह सकते हैं कि उस पैटर्न से हट के आए थे, और वो जो मैंने नोटिस किया है वो क्वांटिटेटिव रीजनिंग के सेक्शन में थे। क्वांटिटेटिव रीजनिंग के सेक्शन में उन्होंने एनालिटिकल के क्वेश्चंस पूछे हुए थे। अब क्वांटिटेटिव और एनालिटिकल दो डिफरेंट चीज़ें हैं। दर हकीकत एनालिटिकल भी एप्टीट्यूड टेस्ट का पार्ट होता है, लेकिन पंजाब यूनिवर्सिटी एडमिशन टेस्ट के सिलेबस में कहीं पर मेंशन नहीं है कि आपसे एनालिटिकल के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। अब एनालिटिकल के क्वेश्चंस में जिस तरीके से वो ग्रुप अरेंजमेंट के क्वेश्चंस थे, तो चंद क्वेश्चंस उसमें फेज़ 1 में ऐसे पूछे गए हैं, आप कह सकते हैं 2 से 3 ऐसे सवाल थे जो उस पैटर्न से हटके थे। अच्छा, बाकी अगर हम पैटर्न वाइज बात करें या सब्जेक्ट वाइज बात करें तो वर्बल रीजनिंग के सब्जेक्ट की तरफ सबसे पहले आते हैं। कुछ सैम्पल क्वेश्चंस आप देख रहे हैं, ये वो सैम्पल्स हैं या वो क्वेश्चंस हैं जो स्टूडेंट्स ने हमें बताए हैं, उनसे डिस्कस करने के बाद आपके साथ शेयर किए जा रहे हैं। अब इन क्वेश्चंस को देखें, और मैंने अपने लेक्चर्स में जितने भी आपको क्वेश्चंस बताए हैं वो एक दूसरे से ये मिलते जुलते हैं। तो वर्बल रीजनिंग का सेक्शन बिल्कुल उसी पैटर्न पे आया है। अब स्टूडेंट हमारा पता है क्या कहता है, स्टूडेंट कहता है कि आपकी वीडियो देखी जाए, या कोई किताब पढ़ी जाए, या कोई रिसोर्स कंसल्ट की जाए, जो चीज़ मैं पढ़ूँ वही चीज़ पेपर में आ जाए। ऐसा कैसे पॉसिबल है? या तो अल्लाह ताला के अलावा तो किसी को गैब का इल्म नहीं है ना। तो एग्ज़ाम में क्या आने वाला है ये तो जो एग्ज़ाम बनाएगा उसी को पता होगा। कोई टीचर, कोई उस्ताद आपको गाइडेंस दे सकता है, आपको बता सकता है, आपको प्रिडिक्शन दे सकता है। पढ़ना अल्टीमेटली आपने है। बहुत से ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने शेयर किया कि सर हमसे यहाँ मिस्टेक हुई थी, हम इसको नेक्स्ट फेज़ में इम्प्रूव करेंगे। और बहुत से प्यारे बच्चे ऐसे हैं जो अपनी नाकामी का ऐसे सेहरा लेके फिर रहे होते हैं और वो सर ढूंढते हैं कि किसी के ऊपर जाके वो सजा दिया जाए। तो मैं ऐसे बच्चों से इख्तलाफ़ करता हूँ, उनको कहता हूँ कि आप अपनी जहाँ पर आपकी लूप होल्स हैं आप उनको इम्प्रूव करें,
और बजाय इसके कि पंजाब यूनिवर्सिटी के उस एप्टीट्यूड टेस्ट का कसूर निकालें आपने जहां पर लूप होल्स छोड़े हैं आप उसको इंप्रूव करें। अच्छा, अब आते हैं क्वांटिटेटिव रीजनिंग की तरफ। जिस तरह मैंने पहले मेंशन किया कि क्वांटिटेटिव रीजनिंग में चंद ऐसे सवाल थे जो पैटर्न से हटके थे, यानी कि वो क्वांटिटेटिव रीजनिंग के एम्बेट में नहीं आ रहे थे, और चंद ऐसे क्वेश्चंस थे जिनका डिफिकल्टी लेवल ज्यादा था। नो डाउट जिस तरह के क्वेश्चंस प्रीवियस सैंपल में आपने देखे हैं या जनरली जो क्वांटिटेटिव रीजनिंग में पूछे जाते हैं क्वेश्चंस, ये इनका लेवल ऑफ डिफिकल्टी ज्यादा था। अब वो बच्चे जो मैथ के बैकग्राउंड के साथ नहीं आए, यानी कि जिन्होंने प्री मेडिकल का ग्रुप रखा हुआ है, उन्होंने बायो पढ़ी है, मैथ उन्होंने नहीं पढ़ी, या कोई और ऐसा ग्रुप है जिसने मैथ को इंटरमीडिएट में नहीं पढ़ा, ये क्वेश्चंस उस बच्चे के लिए डिफिकल्ट थे। वो बच्चा जो इंटरमीडिएट में मैथ पढ़ता रहा है, मैट्रिक में भी उसने मैथ पढ़ी हुई है, उसके लिए ये सवाल कदरे आसान थे। अच्छा, इन दोनों सब्जेक्ट्स को डिस्कस करने के बाद अब हम चलते हैं सब्जेक्ट नॉलेज की तरफ। अब ये ऐसे सब्जेक्ट्स हैं बायो, केमिस्ट्री, फिजिक्स, इसी तरीके से मैथमेटिक्स, केमिस्ट्री और फिजिक्स, उसके बाद कंप्यूटर साइंस, फिजिक्स और मैथ, ये सब्जेक्ट्स आप अपने इंटरमीडिएट में पढ़ चुके हैं और आपका कोई ऐसा सवाल नहीं है जो उन कंसेप्ट से हट के आया हो जो आपको इंटरमीडिएट में पढ़ाए गए हैं। मुझे बताएं कौन सा ऐसा सवाल है जो आपने पर्चे में देखा, कमेंट सेक्शन में उसको पेश करें, जो आप समझते हैं कि इंटरमीडिएट की किताब में उससे रेलेवेंट कोई चीज़ बताई नहीं गई, वो कंसेप्ट आपको दिए ही नहीं गया, वो आपसे पूछा गया। तो आप लोगों की बाज़ दफ़ा किसी सब्जेक्ट पे, किसी टॉपिक पे एक्सपर्टीज़ होती हैं, किसी पे नहीं होती। जिस टॉपिक या सब्जेक्ट पर आपकी एक्सपर्टीज़ नहीं है तो स्टूडेंट या कोई भी इंसान ये नहीं कह सकता कि ये आउट ऑफ सिलेबस है या ये पैटर्न के अकॉर्डिंग नहीं है। हाँ, पेपर का लेवल ऑफ डिफ़िकल्टी थोड़ा सा ज़्यादा था। अब फॉर एग्जाम्पल देखें, लर्न अप पाकिस्तान सोल इस पर्पज़ के लिए बनाया गया है कि आप बच्चों को असिस्ट किया जाए। हमने आपको पैटर्न बताना है, कुछ सैम्पल क्वेश्चंस अपनी अंडरस्टैंडिंग के, रिसर्च के अकॉर्डिंग आपके साथ शेयर करना है। अब उस रिसर्च का कतन पर्पस नहीं है, मैंने किसी वीडियो में किसी स्टूडेंट को ये नहीं बताया या किसी और पर्सन ने भी नहीं बताया होगा कि ये वाला सवाल एज इट इज आएगा। आपको बताया जाता है कि ये इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन रेलेवेंट है, लेकिन एज इट इज वाली जो साइकोलॉजी या जो फिलॉसफी लेके स्टूडेंट प्रिपेयर करता है कि जो मैं पढ़ रहा हूँ एज इट इज पेपर में ये आएगा, ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? आप देखें कोई रिसोर्स अगर ये क्लेम करती है कि एज इट इज ये आपको एग्जाम में फैसिलिटेट करेगी कि यही क्वेश्चन पेपर में आने वाला है, तो वो तो आपसे गलत बयानी कर रहा है। तो मैंने कभी किसी स्टूडेंट को लेक्चर में ये नहीं कहा कि ये क्वेश्चंस आपने ऐसे प्रिपेयर करने के जैसे ये पेपर में आ रहे हैं। हाँ, हमने प्रीवियस बैकग्राउंड को देख के, प्रीवियस क्वेश्चंस को देख के आपके साथ प्रिपरेटरी मटेरियल शेयर किया है, जो आगे भी करते रहेंगे, जिससे बहुत से स्टूडेंट्स मुस्तफीद हुए हैं जिन्होंने अंडरस्टैंड किया है कि इस प्रिपरेटरी मटेरियल का पर्पज़ क्या है। अगर क्वान्टिटेटिव के क्वेश्चन पढ़ाए गए हैं, वर्बल के क्वेश्चन पढ़ाए गए हैं, तो उसमें सिर्फ और सिर्फ आपको ये बताना है कि इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है। सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, एनालॉजी, ये अब एग्जामिनर के ऊपर है कि वो चाहे तो वर्बल में सिर्फ आपसे सिनोनिम्स पूछ ले, वो चाहे तो सिर्फ एंटोनिम्स पूछ ले। वैसे तो उसको इन सारों का मिक्सचर पूछना चाहिए, लेकिन हमने तो पॉसिबल जो क्वेश्चंस आने वाले हैं उससे रिलेटेड आपको गाइडेंस देनी है ना। अब ये तो एग्जामिनर पे डिपेंड करता है कि उसने कौन सा सवाल पिक करना है, कौन सी कैटेगरी पे ज्यादा क्वेश्चंस बनाने हैं, कौन सी कैटेगरी पे कम क्वेश्चंस बनाने हैं। तो मेरी आप तमाम बच्चों को ये सजेशन है, रिकमेंडेशन है, जिनका फेज 1 अच्छा नहीं हुआ, आप अपनी तैयारी कंटिन्यू करें, फेज 2 में अपेयर हों। आप ये समझें कि अल्लाह ताला की तरफ से आपको एक बेहतर मौका प्रोवाइड किया गया है। जहां पर आपकी तैयारी में कमी कोताही रही है उसको इंप्रूव करें, उसको मजीद जो है ना एनहांस करें और उस एरिया को कवर करें जो आपका जो है ना लूप होल है। इंटरमीडिएट लेवल पे जिस सब्जेक्ट पर आपकी कमांड नहीं रही, आप उसको 1 महीने में नहीं प्रिपेयर कर सकते। आप उसको रिवाइज कर सकते हैं, सिलेक्टिव स्टडी जरूर कर सकते हैं, लेकिन एक बच्चे का अगर बायो का सब्जेक्ट या फिजिक्स का सब्जेक्ट वीक रहा है और वो समझता है कि 15 दिन में, 20 दिन में वो मास्टर बन जाएगा, किसी एक किताब पे रिलाई करेगा जिससे वो इतनी अच्छी प्रिपरेशन कर लेगा कि वो उस सारी डेफिशिएंसी को जो 2 सालों में रही है वो पूरी कर लेगा, तो ये पॉसिबल नहीं है। लर्न अप पाकिस्तान की जो गाइड बुक्स हैं, मैं अगेन कहूँगा ये सेकेंडरी रिसोर्स है, ये इस तरह की रिसोर्स है जिससे आप असिस्टेंस लेके आइडिया ले सकते हैं। आपको हमने सैम्पल क्वेश्चंस प्रोवाइड किए कि बायो में, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, वर्बल में, क्वांटिटेटिव में किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, किन टॉपिक्स को टच किया जा सकता है, लेवल ऑफ डिफिकल्टी, नेचर ऑफ क्वेश्चन क्या हो सकता है, लेकिन एज इट इज क्वेश्चंस कैसे प्रोवाइड किए जा सकते हैं किसी भी किताब में। एज इट इज के लिए रिसोर्स कंसल्ट करनी है तो आप पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड की किताबों को कंसल्ट करें, जिस तरीके से पंजाब यूनिवर्सिटी ने आपको बताया हुआ है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये लेक्चर आपके लिए हेल्पफुल रहा है। मैं कोशिश करूंगा कि फेज 2 कंडक्ट होने तक आप तमाम बच्चों के साथ जो प्रिपरेटरी वीडियोस हैं उनका सिलसिला जारी रहे। आप तमाम बच्चों को ये प्लेटफॉर्म कोशिश करके फैसिलिटेट करता रहे। मैं लास्ट में आप तमाम बच्चों को ये मैसेज दूंगा कि कोई भी ऐसा स्टूडेंट है जो हमसे डिसएग्री कर रहा है इस बात पे, तो ज़रूर अपना डिसएग्रीमेंट आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। जिस तरीके से मैंने अपनी ओपिनियन पास की है, आप अपनी ओपिनियन पा सकते हैं। और इससे हट के भी कोई इशू है
तो आपको हमारी टीम का जो कॉन्टैक्ट नंबर है वो शो हो रहा है। आप हमारी टीम के साथ इन टच आ सकते हैं, अपना पॉइंट ऑफ व्यू हमें कम्युनिकेट कर सकते हैं। हम आपके पॉइंट ऑफ व्यू की रिस्पेक्ट करते हैं और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप बजाय इसके कि इस हवाले से कन्फ्यूज़ हो कि फ़ेज़ 1 अच्छा नहीं गया, मैं डिज़ायर्ड स्कोर अचीव नहीं कर पाया, फ़ेज़ 2 पर फोकस करेंगे और अपना मैक्सिमम जो इनपुट है वो फ़ेज़ 2 में जो है वो यूटिलाइज़ करेंगे। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। हमेशा आप तमाम स्टूडेंट्स की कामयाबी के लिए दुआ गो। उमर खान और उसकी टीम। अल्लाह हाफ़िज़।